हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 15। इससे पहले ऑलरेडी हमने 14 सेट करा रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। बताना है आपको कि बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। ऑप्शन है गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, छोटा नागपुर का पठार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, गंगा का उत्तरी मैदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि जो गंगा है नदी बिहार से पार करती है, तो वो बिहार को दो भागों में विभाजित करती हैं, लगभग दो भागों में विभाजित करती हैं, बीच से पार कर जाती हैं। तो जो गंगा है उसका उत्तरी दिशा यानी इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी गंगा का उत्तरी मैदान, जबकि इस इधर वाले हिस्सा क्या कहलाता है, गंगा का दक्षिणी मैदान। तो ये वाला पार्ट जो है उत्तरी मैदान जो है यहाँ पे देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर पहला का 1, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है। कपास, जूट, कॉफ़ी, रबड़, या फिर जूट, गेहूं, गन्ना, कपास, या फिर धान, गेहूं, गन्ना या जूट, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धान, गेहूं और गन्ना। ये सभी यहाँ पे खादर जो मिट्टी है उसके एक प्रमुख फसल है। हम जानते हैं खादर मिट्टी जो होता है वो नवीन मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का ये प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। तो खादर मिट्टी जो होती है वो बिल्कुल नवीन मिट्टी होती है, नई मिट्टी होती है, जबकि बांगर जो होती है वो पुरानी मिट्टी होती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है धान, गेहूँ, गन्ना और जूट। यहाँ पे देखेंगे कि खादर मिट्टी का ये प्रमुख फसल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि अगर ये इतना एरिया में अगर बिहार फैला हुआ है तो इतना कुल भाग में से कितना एरिया इतना परसेंट है जो कि वन क्षेत्र में फैला हुआ है, कितना परसेंट में। तो वो आपसे पूछा जा रहा है 7.1% है, 7.84% है, या फिर 5.5% है, या फिर 9.84% है, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 7.84%। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.84% वन क्षेत्र का प्रतिशत भाग है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं। सवाल है, बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन है पर्णपाती वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, या फिर ज्वारीय वनस्पति, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो शायद इसका आंसर आपको ही पता होगा, क्या होगा, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या होते हैं, जिस वन में जो पेड़ पौधे होते हैं साल में एक बार अपना पत्ते सारे क्या होते हैं, गिरा देते हैं। एक ही बार में सारे पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं, उसे वो लोग पर्णपाती वन कहते हैं। जबकि सदाहरित वन क्या होते हैं, जिसके पत्ते एक बार में सारे पत्ते नहीं गिराते हैं, समय के साथ कुछ कुछ पत्ते गिराते रहते हैं, या हमेशा साल भर वो हरा भरा रहते हैं। लेकिन पर्णपाती वन देखेंगे कि एक सीज़न ऐसा आएगा जिसमें सारे पत्ते क्या होते हैं, गिरा देते हैं। जैसे अभी जो मौसम चल रहा है देखे होंगे कि बहुत सारे भी पेड़ पौधे क्या हो गए होंगे, बंजर हो गए होंगे, सारे पत्ते गिरा दिए होंगे, है ना। तो ऐसे वनों को क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन। अभी जंगल में जाएंगे तो पूरा बंजर लगेगा देखने में। इसका मतलब क्या है, वो कौन सा एरिया है, वो पर्णपाती वन है। तो इसका मतलब बिहार जो है वो पर्णपाती वन का क्षेत्र में वहाँ पे पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सवाल है, बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला, प्रतिशत पूछा है प्रतिशत में, कि वन क्षेत्र जिला कौन सा है। रोहतास, पश्चिम चंपारण, कैमूर, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए जब प्रतिशत के बारे में बात करें ना तो प्रतिशत एक अलग चीज़ होता है, कितना एरिया में फैला हुआ है वो अलग चीज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल समझाऊँ मैं आपको, जैसे मान लेते हैं कि एक ये एरिया में है और एक ये एरिया में है, ठीक है। आप देखेंगे कि मान लेते हैं कि इसका इतना एरिया में देखेंगे क्या है कि ये वन क्षेत्र है, और इसका मान लेते हैं कि इतना एरिया में पूरा ये जितना हम यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ ये एरिया मान लेते हैं इतना एरिया में इसका क्या है वन क्षेत्र है। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल परसेंट है यहाँ पर परसेंट इसका ज़्यादा निकलेगा, लेकिन इसका परसेंट कम निकलेगा, क्योंकि एरिया में तो है लेकिन इसका तो तक इसका जो एरिया फैला हुआ पूरा जो बाउंड्री है वो तो भी तो बड़ा है, तो बड़ा के साथ बड़ा भी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे कि यहाँ परसेंट इसका ज़्यादा निकल जाएगा, इसका कम निकलेगा। लेकिन जबकि देखेंगे कि ये जितना एरिया है ये एरिया इसे एरिया ये बड़ा है, बड़ा होने से कुछ नहीं है, आपको परसेंटेज पूछा जा रहा है तो परसेंटेज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रतिशत में देखेंगे तो वन क्षेत्र ज़्यादा जो जिला वाला है वो कैमूर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कोसी तट, गंगा तट, रोहतास क्षेत्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कोसी तट, ठीक है। कोसी तट में देखेंगे कि वहाँ पे जो सर्वप्रमुख जो उत्पादक जो क्षेत्र है वो है मकई का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार का त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती हैं? त्रिवेणी पश्चिम चंपारण से, त्रिवेणी पूर्वी चंपारण से, त्रिवेणी नेपाल से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण से निकलता है त्रिवेणी नहर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, देश का कुल कितना प्रतिशत पाइराइट का संचित भंडार बिहार में है? ठीक है, बताना है आपको देश का कुल कितना प्रतिशत, यानी कि जितने भी पूरे इंडिया में होता है पूरे भारत में होता है उसका कितना परसेंट बिहार में सिर्फ पाया जाता है? 55%, 95%, 39%, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 95%। इसका मतलब है कि पाइराइट में बिहार का इस बार एक अधिकार प्राप्त है, 95% बहुत होता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधन का कारखाना किसकी इकाई है? ओएनजीसी का है, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, या भारत पेट्रोलियम का है, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। आप अगर बरौनी जाएंगे, बरौनी है ना, या बरौनी वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि तेल शोधन जो कारखाना है ना, ये बेगूसराय ज़िले में है। ये कहाँ पे है? बेगूसराय ज़िले में है। तो वहाँ देखेंगे कि जब जाएंगे तो वहाँ पर ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का वहाँ पर लोगो देखने को मिलेगा आपको वहाँ, ठीक है। वहाँ साफ लिखा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये याद रख सकते हैं, याद रखना भी है कि जो बरौनी में जो तेल शोधन कारखाना है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित बिहार राज्य का कौन सा उद्योग देश में प्रथम स्थान रखता है? बीड़ी उद्योग, लाख उद्योग, या फिर कागज उद्योग, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाख उद्योग। लाख को ही लाख भी कहते हैं ना, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये बिहार राज्य उद्योग में प्रथम स्थान रखता है, लाख उद्योग। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? बहुत आसान सा सवाल है, बट ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे आप। 1028 मिलियन, 3287 मिलियन, 1210 मिलियन, उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आप बी कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3287 मिलियन नहीं है, ठीक है। 3287 आपका भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा वाला वो क्षेत्र है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1210 मिलियन हो जाएगा यहाँ पे, जैसे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा 1 करोड़ 1 अरब 21 लाख, ठीक है। 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़, ठीक है ना। तो ये मिलियन में हम लोग जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख लाख लिख देते हैं। तो इसको जब हम 1210 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये बदल जाएगा 12100, ठीक है। तो इतना लाख हो जाएगा, इसको लाख में जब चेंज करेंगे तो वापस आपका मिल जाएगा करोड़ में, अरब में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 1210 मिलियन होगा। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व दूसरा सबसे अधिक है? पहला बहुत पूछ लिया गया, अब दूसरा भी पढ़ना है, जरूरी है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व दूसरा सबसे अधिक है? ठीक है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल, या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पश्चिम बंगाल। हम जानते हैं कि बिहार नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर है। यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहीं देखने को मिलता है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे देखने को मिलता है। कितना? 17। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? शहरी जनसंख्या का अनुपात, अनुपात मतलब फिर से वही बात हुई परसेंटेज वाली। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनुपात किस में है? तमिलनाडु में है, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर गोवा में है, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में देखेंगे कि शहरी जनसंख्या का अनुपात जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, क्यों अनुपात ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ देखेंगे कि छोटा सा राज्य है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में शहरी लोग निवास करते हैं, है ना, तो इसीलिए इसका परसेंटेज ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट है आपका, बात करें निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? चीनी, तिब्बती, इंडो आर्यन, द्रविड़, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन। भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषाई समूह के लोग रहते हैं वो है इंडो आर्यन का। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में आप्रवासी आते हैं? सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में आप्रवासी आते हैं? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आप्रवासी लोग यहीं पे आते हैं। आप्रवासी मतलब होता क्या है कि एक कोई भी व्यक्ति एक स्थान से या अपने शहर से छोड़ करके परमानेंटली अस्थायी निवास के रूप में दूसरे शहर चले जाते हैं, तो उसे हम लोग आप्रवासी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका केरल। केरल देखेंगे भारत में टॉप स्थान पर है। ठीक है, और अगर यदि बात करें पूरे वर्ल्ड में भारत का कैवां स्थान है, तो ये 2020 का रिपोर्ट है। 2020 का रिपोर्ट है 131वें स्थान पर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, 131वें स्थान पर भारत है, जबकि भारत में टॉप स्थान पर जो है वो केरल है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों पर आधारित नहीं है? नहीं है पूछा है, कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन है। पहले यहाँ देखेंगे एक लंबा और स्वस्थ जीवन, ये बिल्कुल सही है। ज्ञान तक पहुँच, ये भी सही है। ये 3 बुनियादी आयामों में शामिल है, जबकि एक सभ्य जीवन स्तर, तो ये भी शामिल है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों शामिल है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे नहीं है। तीनों यहाँ पे देखेंगे कि 3 बुनियादी आयामों पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? महिला साक्षरता सबसे कम है, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिहार यहाँ पे भी देखेंगे कि महिला साक्षरता सबसे कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में 0 से 6 वर्ष महिला बाल लिंगानुपात सबसे कम है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। तो यहाँ पे देखेंगे कि उपयुक्त में से अधिक भी ऑप्शन में है और उपयुक्त में से कोई नहीं थी। यहाँ जिसका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हरियाणा। ठीक है, दोनों में टॉप है। 0 से 6 की बात करें या फिर नॉर्मली बात करेंगे तो भी जो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में ही है।
ठीक है। और बाकी सबसे ज़्यादा लिंग महिला लिंग अनुपात ज़्यादा कहाँ पे है, तो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि का नाम क्या है। सवाल है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि का नाम क्या है। प्रेरी, पंपास, वेल्ड, ठीक है। तो कई बार हमने कहा है कि जो प्रेरी है वो उत्तरी अमेरिका में है, जबकि जो वेल्ड है वो अफ्रीका में है। पंपास कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे यहाँ पे जो भूमध्य रेखा गया हुआ है ना, तो इसको ऊपर देखेंगे, इधर क्या है, इधर इधर उत्तरी अमेरिका है, जबकि नीचे तरफ देखेंगे दक्षिण अमेरिका, यहीं पे पंपास वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 21 नंबर, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती हैं। समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाह्य वायुमंडल। और इस वायुमंडल में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन और साथ ही साथ हीलियम, ये दो गैसों की प्रधानता होती है। एक्चुअली में दोनों गैस बहुत हल्के होते हैं, और हल्के होने की वजह से ये सरफेस पर ऊपर में वायुमंडल के सबसे बाहरी परत में तैरते रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में अंतरम से बाह्यतम परत तक पहचानिए, ठीक है। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से अंतरम से बाह्यतम परत तक पहचानना है। पहला ऑप्शन में है प्रॉपर्टी, मेटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, या फिर मेटल, प्रॉपर्टी, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, या फिर आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, या फिर प्रॉपर्टी, या फिर मेटल, ठीक है। या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले कि अगर देखा जाए कुछ इस तरीके से अनुप्राष्ट काट यदि पृथ्वी को किया जाए, काटा जाए इस तरीके से, तो देखेंगे यहाँ पे ये कुछ कुछ भागों में इस तरह से बांटा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे जो निचला परत है यहाँ पे, इसे कहा जाता है आंतरिक क्रोड। क्या कहा जाता है इसे, आंतरिक क्रोड। जबकि इसे कहा जाता है बाह्य क्रोड, इसे कहा जाता है मेटल, और ये होता है हमारा भूपर्पटी, ठीक है, या परपटी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों है, क्या है, ये क्रोड का भाग है। आंतरिक क्रोड सबसे नीचे और उससे ऊपर बाह्य क्रोड। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत दिख रहा है, दूसरा भी गलत दिख रहा है, क्योंकि मेटल से स्टार्ट किया है, पूछा है अंतरम से, तो सबसे अंतरिम जो पार्ट होगा वो सबसे पहले अंतरिम होगा, आंतरिक क्रोड होगा, फिर बाहरी क्रोड होगा। इस बात से देखने को मिलेगा मेटल। तो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे दिख दिया परपटी, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत, दोनों गलत है ही था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या सही हो जाएगा, ई नंबर सही हो जाएगा। क्रम क्या होना चाहिए था, पहले नंबर पर होना चाहिए आंतरिक क्रोड, दूसरे नंबर पर बाहरी क्रोड, उसके बाद होना चाहिए था मेटल, और चौथे नंबर पर होना चाहिए था भू परपटी या परपटी, ठीक है। तो ये क्रम होना चाहिए था। और ध्यान ये रखना है कि जो हमारा बाह्य क्रोड है और आंतरिक क्रोड है, ये बना होता है निफे से। किससे बना होता है, निफे से बना होता है। निफे मतलब Ni से निकेल और Fi से फेरस, फेरस मतलब आयरन। उसके बाद जो मेटल होता है वो बना होता है आपका बना होता है सीमा से। किससे बना होता है, सीमा से बना होता है, मतलब कि सी से SI से सियाल और M से मैग्नीशियम। जबकि जो परपटी है वो बना होता है आपका सियाल से बना होता है। किससे बना होता है, सियाल से, मतलब SI से क्या हो जाएगा आपका सिलिकॉन, और जबकि Al से क्या हो जाएगा एल्युमिनियम। तो ये भी तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। नीचे ये दोनों परत जो बना होता है ये निफे से बना होता है, जबकि ये परत बना होता है आपका सीमा से, और ये बना होता है आपका सियाल से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। कोई भी यहाँ पे क्रम से सजा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या फिर बृहत ज्वार भाटा, या उपयुक्त में से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ छूटा हुआ है, तो मैं पूरा कर देता हूँ। ये आपका है पृथ्वी, ठीक है।
जबकि ये है आपका चंद्रमा और ये है आपका सूर्य। तो ये क्या दर्शा रहा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वृत्त, ज्वार भाटा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो देखेंगे जब भी इस कंडीशन में होगा, जब पृथ्वी इस तरह से जब इस तरह से राइट एंगल बना रहे हों, ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो जब तीनों एक सीध में आते हैं तभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है। तो यहाँ तो दो ऑप्शन तो दिख नहीं रहे। बच रहा है बृहत ज्वार भाटा, तो बृहत भी ज्वार भाटा यहाँ पे नहीं होगा। ये जो स्थिति है ये है लघु ज्वार भाटा का, ठीक है। क्या है ये, लघु ज्वार भाटा का स्थिति है ये, ठीक है, ये लघु ज्वार भाटा की स्थिति है, ठीक है। जब ये कंडीशन, हम जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा होता है कौन, चंद्रमा। तो ये घूमते घूमते मान लेते हैं कभी ऐसा आ जाए कि यहाँ पहुँच जाए चंद्रमा, कहाँ पे, यहाँ पे, इस स्थिति में, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन में क्या होगा, ये कहलाएगा बृहत ज्वार भाटा, ठीक है। चंद्रमा कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पे। तो अब समझिए कि ये क्या होगा, बृहत ज्वार भाटा होगा जब तीनों एक सीध में होंगे। और जब एक ही सीध में होते हैं तब की स्थिति में क्या बनता है, तो देखेंगे जब यहाँ पे ये हमारा क्या है, अब ये हमारा ये चंद्रमा हो गया। अब देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश, अब सूर्य का प्रकाश किससे पड़ रहा है, किसे पड़ रहा है, चंद्रमा पर पड़ रहा है। तो जब चंद्रमा पर पड़ रहा है तो हमें सूर्य तो दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से हम जब पृथ्वी सूर्य को देखेंगे तो सूर्य देखेंगे तो हमें उस चांद बीच में आ जाएगा। तो डिस्टर्बेंस कौन पैदा कर रहा है यहाँ पे, चंद्रमा। तो हमें क्या नहीं दिख रहा है, सूर्य नहीं दिख रहा है। तो सूर्य जब नहीं दिख रहा है हमें तो सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो इस स्थिति में ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सूर्य ग्रहण। ये कंडीशन हो गया आपका सूर्य ग्रहण का, ठीक है। तो यहीं से सवाल बन गया, यहीं से इसका डिफिनेशन बन गया कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए या चांद आ जाए तब उसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं कि वापस ये जो हमारा चंद्रमा है, ये वापस फिर घूमते घूमते ये वापस कभी यहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का ये चक्कर लगा रहा होता है कौन, ये चंद्रमा। तो अब ये स्थिति मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया चंद्रमा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ये चंद्रमा, तब क्या होगा, तब देखेंगे यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है, अब ये सूर्य का जो प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश अब कौन रोक ले रहा है, ये पृथ्वी पर पड़ेगा। पृथ्वी की वजह से छाया बनना शुरू हो जाएगा किस पर, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा मुझे आप यहाँ पर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लग गया आप चंद्र ग्रहण। जो नहीं दिख रहा है बस उसी का ग्रहण लगता है। यहाँ पे सूर्य नहीं दिख रहा था, सूर्य ग्रहण, यहाँ चांद नहीं दिख रहा है तो चंद्र ग्रहण, ठीक है। इसका अब डिफिनेशन क्या हो जाएगा चंद्र ग्रहण का, तो खूब आराम से अभी खुद बता सकते हैं कि जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई। जब तीनों एक सीध में होंगे तब वो होगा बृहत ज्वार भाटा। जब 90 डिग्री के एंगल बना रहे होंगे तो उस समय कहा जाएगा ये कि लघु ज्वार भाटा की स्थिति बन रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ईंधन, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है सौर ऊर्जा, ठीक है। ध्यान रखना क्या है, सौर ऊर्जा। अगर आपसे कोई पूछे कि गैर परंपरागत स्रोत क्या है तो अब जवाब होगा आपका कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसका इस्तेमाल मानव द्वारा बार बार किया जा सके उसे हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। इसमें से कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा तो है ही है, साथ साथ में आपका हो गया एक पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो है ही है, साथ में और है जैसे आपका भूतापीय ऊर्जा,
ठीक है। बाकी याद रखें, और समुद्री हो गया आपका समुद्री ऊर्जा, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया आपका, जल विद्युत है, बायोगैस है, जल विद्युत तो लिख दिया ना, हाँ ठीक है। तो ये सभी देखेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईंधन और प्राकृतिक गैस क्या है, परंपरागत स्रोत के उदाहरण है, जबकि सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे और मैं लिख दिया कुछ कुछ एग्जाम्पल जो गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। जो मानव उसका बार बार इस्तेमाल करेगा तो भी ये स्रोत खत्म नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखेंगे यहाँ पर कि टैंकों में तालाबों में मछली का प्रजनन का जो कहलाता है वो कहलाता है आपका पिसिकल्चर। क्या कहलाता है, पिसिकल्चर। ये ध्यान रखना है आपको, पिसिकल्चर कहा जाता है। जबकि सेरिकल्चर रेशम को उत्पादन को कहा जाता है, जबकि विटिकल्चर आपका अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है, जबकि हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपका। एक होता है फ्लोरिकल्चर, फूलों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। जल संधि, स्थल संधि, द्वीप, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वीप तो हम लोग को सभी को पता है, द्वीप किसे कहते हैं। देखेंगे कि जब मान लेते हैं कि इस एरिया में पूरा पानी है और यहाँ पे एक ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्थल है, ठीक है। यानी कि एक स्थल जिसके चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, जल संधि, स्थल संधि, या फिर द्वीप। तो द्वीप तो होगा नहीं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि इधर ये हमारा इस एरिया में स्थल है, क्या है, और इधर वाला विभाग में मान लीजिए कि स्थल है, और यहाँ पे एक संकीर्ण पट्टी है, यहाँ पे भी क्या है, एक स्थल ही है, और ये स्थल इस स्थल को इस स्थल से जोड़ने का काम कर रहा है, ये संकीर्ण पट्टी। इधर क्या है, इधर ये हमारा भी फिलहाल जल है, और ये भी क्या है, जल है, ठीक है। दोनों तरफ जल है और इस संकीर्ण पट्टी से इस स्थल को इस स्थल से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं स्थल संधि, ठीक है। क्या कहते हैं, स्थल संधि। ऑप्शन में भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन अब थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करते हैं। जैसे ये जल की जगह पर अब मान लीजिए ये जल नहीं रहा, अब ये मान लेते हैं कि यह स्थान हो गया स्थल का रूप है, ये इधर स्थल है और ये भी यहाँ पे ये स्थल है, ठीक है। जबकि ये स्थल के जगह पर अब कर दीजिए कि ये स्थल नहीं, अब यहाँ पर जल आ चुका है, और यहाँ भी ये स्थल को हटाइए और यहाँ पर लेकर के आते हैं जल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि इधर पूरा जल है, इधर भी जल है, और लेकिन ये दो स्थल है, और यहाँ पे एक संकीर्ण पट्टी है, ठीक है, जहाँ पे जो जल से एक छोटा सा पतली सा का संकीर्ण पट्टी है जो इस बड़े वाटर बॉडी को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि जब एक संकीर्ण पट्टी जब स्थल से जुड़ा हो तो उसे स्थल संधि कहेंगे, जबकि दो स्थल ऐसे जो दो बॉर्डर बॉडी ऐसे जुड़े हैं, संकीर्ण पट्टी से जुड़े हैं, तो हम लोग जल संधि कहते हैं। बस बात इतनी याद रखना है कि दोनों में सिर्फ कंडीशन से उल्टा पलटा होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। नेक्स्ट है अभिकथन है
सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक है, और इसमें रीजन है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि दोनों सही है, दोनों गलत है। ए आर ए को स्पष्ट करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कि दिया हुआ है कि सूर्य जो है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे के बाद ही अस्त होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्या है आपका सही है। ठीक है, ये पॉइंट सही है क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो देखेंगे 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 4 मिनट का होता है। तो 30 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा? 120 मिनट का हो जाएगा। और 120 मिनट मतलब कितना? 2 घंटा। ठीक है, और सबसे पहले सूर्य कहाँ उगेगा? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद कहाँ उगेगा? 2 घंटा के बाद उगेगा यहाँ पे। तो अगर लेट से उगेगा तो लेट से डूबेगा भी, है ना। तो यहाँ पे लेट से उगेगा और यहाँ पे उससे पहले डूब जाएगा। तो सही बात है यहाँ पर कि सूर्य जो है वो गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा भी जो है रीजन वो सही है। ठीक है, चूँकि देखेंगे यहाँ पे कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा कुछ पृथ्वी है ऐसा, ठीक है, और ये वाला रेखा क्या है? अक्षांशीय विस्तार है, यही है ना। अक्षांशीय विस्तार यही चीज़ है, यही दिया होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो भारत है, तो देखेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो थोड़ा सा ऊपर में है, मतलब कि ये 29 डिग्री पर है। कितना? 29 डिग्री पर है, जबकि गुजरात थोड़ा सा नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं, आपका गुजरात नीचे होगा, है ना। गुजरात थोड़ा सा नीचे देखने को मिलेगा, यानी कि गुजरात जो देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, तो बता देते हैं 29 डिग्री पर क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश 29 डिग्री पर है, जबकि गुजरात कितना पर है? गुजरात का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 24 डिग्री अक्षांश पर। कितना? 24 डिग्री। ये गुजरात का हाल है। ठीक है, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर है। तो गुजरात की तुलना में, देखिए गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर उच्च अक्षांश पर स्थित है ना, 5 डिग्री पर ज़्यादा ऊपर में है। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो ये कोई 0 डिग्री पर होगा। कोई मान लो देश यहाँ बसा हुआ है, कोई देश यहाँ पे बसा होगा, तो जाहिर सी बात है मान लो यहाँ पे 60 डिग्री पर होगा। तो कहने का मतलब उच्च अक्षांश पर स्थित होगा कि नहीं ये राज्य, ये देश जो भी स्थित होंगे तो इस अक्षांश ऊपर स्थित होंगे, या इस यहाँ पे जो भी कंट्री बसे होंगे उससे उछले स्थान पर यहाँ पे होंगे। तो वही सवाल यहाँ भी है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे का रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस है वो देशांतर की वजह से होता है, अक्षांश की वजह से होता नहीं है ना। टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से होता है? यहाँ पे टाइम और यहाँ के टाइम में अंतर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम एक ही होगा। मतलब कि इस जगह का टाइम और इस जगह का टाइम, इस जगह का टाइम, ये सभी जगह का टाइम एक ही होगा। तो अक्षांश से कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस पैदा कहाँ से होता है? देशांतरीय विस्तार से। मतलब कि अगर यहाँ का टाइम कुछ होगा तो यहाँ पे टाइम कुछ होगा, इस एरिया का टाइम कुछ होगा तो यहाँ का टाइम कुछ और होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन दोनों मतलब कि एजम्पशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है कि ए और बी दोनों सत्य है, लेकिन आर स्पष्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। जब नदी मैदान में प्रवेश करती हैं तो यह मुड़ जाती हैं और बड़े मोड़ बनाकर बहती हैं, जो कहलाता है तटबंध, विसर्प, बाढ़ का मैदान, या उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए जैसे कोई नदियां हैं कुछ इस तरीके से बहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, हमारी नदी में प्रवेश की तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर, कुछ इस तरीके से बड़े मोड़ बना करके, देखिए ये बड़ा मोड़ बना करके बहती हैं। उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग विसर्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जानते हैं कि विसर्प नदियाँ ही क्या बनाती, फिर गोखुर झील का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैसे करती हैं। अगर ये भी जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। जैसे
ये विसर्ग बना करके बह रही हैं इस तरीके से। तो तेज़ बहाव के कारण क्या होगा कभी कभी कि ये नदियाँ अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए, ठीक है, ये कभी कभी यहाँ पे इसी से यहाँ पे डायरेक्टली इसी से यहाँ पे लाके मिल जाती है और यहाँ से बनना शुरू करती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक भाग बन जाता है, ये यही क्या कहलाता है, यहाँ पे गोखुर झील का नाम शुरू हो जाता है, इसी को कहेंगे गोखुर झील। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर वायु दिशा। ध्यान रखना है कि वात दिग्दर्शी को हम लोग कहते हैं विंड वैन, विंड वैन। ठीक है, तो विंड वैन को ही वात दिग्दर्शी कहते हैं। आप लोग सही को पता है कि विंड वैन क्या है, ये है वायु दिशा कि कौन सी दिशा में बह रहा है वो पता करने के लिए हम लोग विंड वैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ अगर टाइम नहीं है तो कम से कम लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।